ने फुल जो है इनकी मदद की थी। यहाँ पर अब क्या होता है कि ये जो हैं आपके यहाँ ये तो सेनापति के रूप में थे ही, ये गुड़गांव के जो है वो शासक के रूप में या जागीरदार के रूप में इनको वहां का नियुक्त कर रखा था गुड़गांव का। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये जो है आपके 1178 की बात पहुंचती है, 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज जो है इन्होंने शासन अपने हाथों में ले लिया था। पृथ्वीराज जो है, इस पृथ्वीराज ने शासन अपने हाथों में ले लिया था। तो ये जो है शासन इन्होंने अपने हाथों में ले लिया था, पृथ्वीराज ने इस समय अपने हाथों में ले लिया था। कहने का मतलब स्वयं जो है यहाँ पर ये जो है शासक के रूप में यहाँ पर ये शासन संभालने लगे थे। तो देखिएगा ये भी प्रश्न आया हुआ है कि पृथ्वीराज ने शासन की बागडोर कब संभाली थी। तो शासन की बागडोर 1178 ईस्वी में जो है इन्होंने ये शासन की बागडोर संभाल ली थी, जबकि 77 में ये जो है शासक के रूप में ये जो है बनते हैं। पृथ्वीराज की बात करें तो मित्रों इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी, इन्होंने कुछ उपाधि जो है ये धारण की थी। और उन उपाधियों की बात करें तो इनको जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है राय पिथौरा, राय पिथौरा के नाम से इनको जो है पुकारा जाता है। राय पिथौरा, राय मीन्स राजा, पिथौरा मीन्स पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का राजा। इसके अलावा इन्होंने दिग्विजय की उपाधि भी धारण की थी, दिग्विजय की उपाधि भी इन्होंने जो है धारण की थी। दिग्विजय, दिग्विजय का मतलब दिग मीन्स ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को जीत लेना। तो दिग्विजय और राय पिथौरा के नाम से भी इनको जो है जाना जाता है, पृथ्वीराज थर्ड जो है इनको, राइट। तो ये जो है आपके राय पिथौरा या जो है इनको जो है यहाँ पर ये जो है दिग्विजय के रूप में इनको जो है पुकारा जाता है। एक और टाइटल इनको मिलेगा और वह जो है दल पुंगल के नाम से इनको पुकारते हैं। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे दल पुंगल की उपाधि इनको कब मिली थी। तो दल पुंगल के नाम से भी इनको जो है लोग बाग पुकारते हैं, दल पुंगल। तो दल पुंगल के नाम से भी इन्होंने ये जो है टाइटल जो है अपनाया था। तो देखिएगा दिग्विजय, दल पुंगल का मतलब भी यही होता है विश्व विजेता, मीन से संपूर्ण दल पर अपना विजय प्राप्त कर लेना ही यही होता है। तो ऐसे जो है यहाँ इन्होंने ये टाइटल जो है अपनाए थे, पृथ्वीराज थर्ड जो थे इन्होंने मित्रों, राइट। अब आगे की कहानी सुनिएगा। तो आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा आगे की कहानी में क्या होता है कि जैसे ही ये शासन संभालते हैं तो उस समय क्या होता है कि 1182 की बात है, 82 की बात है। 1182 ईस्वी में क्या होता है मित्रों, जो गुड़गांव जो है, गुड़गांव जो है, इस गुड़गांव के इस समय जो है वो भुवनमल की मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र वहां पर, और उनकी बात करें तो उनका नाम मिलता है नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन जो है ये शासक जो है यहाँ के, ये अपने आप को क्या करते हैं कि ये स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं अपने आप को। ये क्या करते हैं कि अपने आप को स्वतंत्र शासक जो है घोषित कर देते हैं। स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था इन्होंने कि भाई मैं तो अपने आप में जो है स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर किसी का कोई जागीर, मैं किसी का जो है जागीरदार नहीं हूं। तो ऐसा मानते हैं कि 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज थर्ड के नाम से आप लोग इनको जानते हैं, इस पृथ्वीराज थर्ड ने क्या किया कि 1182 ईस्वी में इस पृथ्वीराज ने इस नागार्जुन को जो है दबाने के लिए इसको पराजित कर दिया था, इसको पराजित कर दिया था। और इसको पराजित करके इनका सपोर्ट जो कर रही थी एक यूपी जो है उत्तर प्रदेश की एक जाति थी, और उस जाति की बात करें तो उसका नाम जो मिलता है वह जो मिलता है भंडानक। तो इन्होंने एक्चुअल में ये उत्तर प्रदेश की एक भंडानक जाति थी, उत्तर प्रदेश जो है इस उत्तर प्रदेश की जो है एक भंडानक जाति थी। तो उस उत्तर प्रदेश की भंडानक जो है ये जाति थी, इन भंडानकों का भी इन्होंने क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। तो इन भंडानकों का जो है दमन किया था इसने, पृथ्वीराज ने। तो देखिएगा नागार्जुन का दमन किया था, और नागार्जुन का जो सपोर्ट कर रही थी उत्तर प्रदेश की एक जाति विशेष जो है इनका सपोर्ट कर रही थी, और उस जाति विशेष की बात करें तो वो थी भंडानक। तो इन्होंने भंडानकों का भी दमन किया था। कहने का मतलब 1182 ईस्वी में इन्होंने नागार्जुन जो है इसका दमन किया था, और इसके अलावा भंडानक जो है इनका भी इन्होंने दमन कर दिया था, राइट। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है इन्होंने ये कार्य किया था। ये जो बात करें तो 1182 ईस्वी में ये जो बात करें तो पृथ्वीराज थर्ड जो है इन्होंने, अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए थे। तो उत्तर प्रदेश में ही वहीं पर ही क्या होता है कि एक स्थान है महोबा,
और महोबा के शासक थे परमार्दी देव, तो उसके ऊपर भी ये जो है अटैक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है 1182 में ही महोबा के शासक, महोबा जो है, ये महोबा जो पड़ता है यूपी में पड़ता है, महोबा के जो शासक थे उस शासक की बात करें तो महोबा के शासक परमार्दी देव, महोबा के शासक थे परमार्दी देव। इस परमार्दी देव जो है इसके ऊपर जो है इस पृथ्वीराज ने जो है आक्रमण कर दिया था और इसको भी इन्होंने क्या किया, पराजित कर दिया था। और इसको पराजित किया था तो ऐसा मानते हैं कि इस जो है आपके परमार्दी देव ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये इनके अधीन जो है हो जाते हैं, ये अधीनता जो है स्वीकार कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर ली थी। इधर इस परमार्दी देव के जो सेनापति थे, इसके जो सेनापति थे उस सेनापति की बात करें तो वो दो सेनापति के रूप में जो है मिलते हैं, एक का नाम मिलता है आल्हा, आल्हा, और एक का नाम मिलता है उदल। ये दोनों की यहाँ पर क्या हो जाती है, ये इनकी मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये वीर गति को जो है प्राप्त हो जाते हैं। ये आलाउदल इस युद्ध में ये महोबा पर जो है इन्होंने आक्रमण किया था और ये आक्रमण जो किया था 1182 ईस्वी में। तो अब देखिएगा इधर इनकी जो है शक्ति जो है बढ़ती जा रही थी, उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची थी। उत्तर प्रदेश में ही बात करें तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल की बात करें तो जयचंद गढ़वाल उत्तर प्रदेश जो है वहां पर जो है आपके ये जो है जयचंद गढ़वाल ये शासन करते थे उत्तर प्रदेश में ही। जयचंद गढ़वाल रिश्ते में इनके जो है पृथ्वीराज थर्ड के क्या लगते थे, मौसेरे भाई लगते थे। तो वो जयचंद गढ़वाल जो है वो इनकी बढ़ती हुई शक्ति से बड़े परेशान होने लगे थे, है ना। कन्नौज के शासक थे जयचंद गढ़वाल, तो वो जो है बढ़ती हुई शक्ति से इनकी जो है ये पृथ्वीराज की से इनसे जो है वो जलने लगे थे। तो वो जो है इसके एंटी होने लगा था, जो इसके खास मौसेरा भाई था पृथ्वीराज थर्ड का। तो 1182 में इस पृथ्वीराज थर्ड के ये जो है कारनामे होते हैं, राइट। तो 1182 में ये पृथ्वीराज थर्ड के इस प्रकार के कारनामे हुए थे। यहाँ से बात आगे बढ़ती है और यहाँ से बात आगे बढ़कर के और यहाँ से बात आगे बढ़कर के जो जाती है यहाँ से, और बात पहुँचती है 1187 में। 1187 में क्या होता है कि पृथ्वीराज जो हैं, ये पृथ्वीराज जो हैं, इस पृथ्वीराज की बात करें तो इस पृथ्वीराज थर्ड ने अपने पिता के हत्यारे, पिता के हत्यारे कौन थे, गुजरात के शासक, गुजरात जो है गुजरात के शासक, ये गुजरात के शासक, और गुजरात के शासक की बात करें तो वो था भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड जो है ये गुजरात का शासक था। तो इस भीमदेव सेकंड की बात करें तो इसने क्या किया कि ये जो भीमदेव सेकंड जो है इसकी इन्होंने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी और अपने पिता के मृत्यु का बदला लिया था, क्योंकि इस भीमदेव सेकंड ने ही इनके पिता को मारा था। भीमदेव सेकंड जो हैं, इस भीमदेव सेकंड ने ही पृथ्वीराज थर्ड के जो पिता थे सोमेश्वर देव, उनकी हत्या की थी। तो इन्होंने इसकी भीमदेव की हत्या करके और यहाँ इसका जो है इन्होंने बदला ले लिया था। तो इसका बदला ले लिया था और इस समय इन्होंने वह दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। वो दल पुंगल जो है, इस दल पुंगल की ये जो है उपाधि जो धारण की थी वो इन्होंने इसी समय ये जो उपाधि धारण की थी दल पुंगल की। तो दल पुंगल की जो है उपाधि धारण करते हैं 1187 ईस्वी में। तो 1187 ईस्वी में इन्होंने जो है दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। ये जो बात करें तो पृथ्वीराज थर्ड जो है इन्होंने, तो इस प्रकार का ये जो है रहा था पृथ्वीराज थर्ड जो है इनका ये यहाँ का दौर जो रहा था। अब क्या होता है कि यहाँ से अब पृथ्वीराज का क्या है कि प्रेम प्रसंग स्टार्ट होता है। और प्रेम प्रसंग की बात करें तो वह क्या प्रेम प्रसंग इनका स्टार्ट होता है, तो वह देखिएगा आप इनका प्रेम प्रसंग। तो ये जो हैं आपके पृथ्वीराज जो हैं, इस पृथ्वीराज थर्ड की बात है। ये ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज थर्ड जो हैं इनके एक मौसेरे भाई थे, इनके जो मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई, और उस मौसेरे भाई की बात करें तो वो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल की बात करें तो ये जो है आपके कन्नौज के शासक थे,
कन्नौज आपको पता ही है यूपी में पड़ता है, यहाँ के जो है ये शासक थे। ठीक है, ये इनके खास मौसेरे भाई थे। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले ही कि ये जो है पृथ्वीराज की बढ़ती हुई शक्तियों को लेकर के जयचंद गढ़वाल इनसे नाराज होने लगा था, मीन्स इनसे जलन महसूस करने लगा था। क्यों? क्योंकि दोनों खास मौसेरे भाई थे। तो जयचंद गढ़वाल क्या चाह रहा था कि दिल्ली पर, जिसका बीसल देव ने जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, तो ये जो है, और ये दिल्ली में ही वो तंवर वंशीय राजपूतों की राजकुमारी जो है इनकी माँ थी, तो दिल्ली पर शासन जो था पृथ्वीराज थर्ड का अधिकार था। तो जयचंद गढ़वाल क्या चाह रहा था कि दिल्ली में से आधा शासन चाह रहा था, क्योंकि मेरी भी वही ननिहाल है और इसकी भी ननिहाल है, तो ननिहाल होने के कारण आधा हिस्सा मेरा होना चाहिए। तो इस कारण ये जो है एंटी चल रहा था जयचंद गढ़वाल। ऐसा मानते हैं कि जयचंद गढ़वाल जो है इनकी एक पुत्री थी, और उस पुत्री की बात करें तो उसका नाम मिलता है संयोगता करके जो है इनकी ये पुत्री थी। इस संयोगता की और पृथ्वीराज की पहली मुलाकात जो है इनकी दिल्ली में होती है। दिल्ली में जो है इनकी मुलाकात होती है, और दिल्ली में मुलाकात होती है तो पहली ही फर्स्ट साइट है ना, पहली ही दृष्टि में जो है दोनों में प्रेम हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे से जो है प्रेम करने लगते हैं। तो संयोगता और पृथ्वीराज दोनों में प्रेम हो गया, और इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि प्रेम अंधा होता है ना, कहते हैं लोग बाग प्रेम अंधा है। और अंधा इसीलिए है क्योंकि देखिएगा रिश्ते में तो ये चाचा भतीजी लगती थी इनकी, ये तो चाचा थे और ये इनकी भतीजी थी, क्योंकि इनके भाई की जो है पुत्री थी, मौसेरे भाई की पुत्री थी, तो दोनों चाचा भतीजे लगते थे अगर रिश्ते की बात करें तो। लेकिन फिर भी जो है फर्स्ट साइड जो है दोनों में अट्रैक्शन हुआ, और अट्रैक्शन होते ही दोनों में प्रेम हो गया था। तो दोनों में प्रेम हो जाता है, और दोनों में घनिष्ठ प्रेम इतना कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए उत्सुक हो गए थे कि दोनों जो है एक दूसरे से शादी करेंगे। अब इस बात का पता इस जयचंद गढ़वाल को चल जाता है, तो जयचंद गढ़वाल तो इससे बहुत पहले ही नाराज चल रहा था। तो अब इस बात को लेकर के जयचंद गढ़वाल तो और ज्यादा आग बबूला हो गया था। तो इन्होंने क्या किया कि संयोगता का तुरंत ही क्या किया कि स्वयंवर रच दिया था, इसका स्वयंवर जो है रच दिया था। स्वयंवर जो है इसका रचा गया था। स्वयंवर का होता है स्वयं के द्वारा वर का चुनाव करना। राजा महाराजा ऐसा ही करते थे अपनी राजकुमारियों का विवाह के लिए। वो क्या करते थे कि दरबार का आयोजन करते थे, जिसमें आसपास के सभी राजकुमार राजा वगैरह जो भी हैं इनको इनवाइट किया जाता था, और राजकुमारी से कहा जाता था कि आपको जो अच्छा लगे उसका चुनाव कर लो आप। तो उसको जो कहा जाता था स्वयंवर, स्वयं के द्वारा वर का चुनाव। और राजकुमारी को जो अच्छा लगता था उसके गले में मरवाला पहना देती थी। तो यहाँ इसने क्या किया कि जयचंद गढ़वाल ने जल्दी फल्दी में तुरंत फरत क्या किया कि इसका स्वयंवर रच दिया था कि ये जब भगे कहीं इससे पहले क्यों ने इसका स्वयंवर रच दिया जाए। तो इस स्वयंवर रच दिया था, और स्वयंवर में आसपास के सभी राजा महाराजाओं को बुला लिया। पृथ्वीराज थर्ड का एक पुतला बनवाया, और पुतला बनवा करके और दरवाजे पर एक पहरेदार के रूप में लगवा दिया था। अब क्या होता है कि सभी राजा महाराजा विराजमान थे, दरबार लगा हुआ था। तो वहां पर क्या होता है कि अब जो है यहाँ पर राजा महाराजाओं का दरबार जब लगा हुआ था, स्वयंवर की तैयारियां हो चुकी थी सारी। राजकुमारी से कहा कि भाई आपको जो पसंद है उसका आप चुनाव कर लो। तो राजकुमारी सबकी तरफ देखते 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 और पीछे तक चली जाती है। पीछे वाला तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि अब तो मैं ही बचाऊं, मेरा ही नंबर है। लेकिन उसको भी छोड़ करके और वो दरबार पर पहुंच जाती है, और वो जो पहरेदार के रूप में जो लगा रखे थे उनको बरमाला पहना दी जाती है पुतले को। अब पता नहीं यहाँ पर जयचंद ये जो है आपके ये जो है ये जो संयोगता जो थी इन्होंने बरमाला पहनाई, और उसी समय पृथ्वीराज आते हैं और पृथ्वीराज इनको यहाँ से उठा करके ले जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो कहते हैं चंद्रवरदाई कहते हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है, और पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा है ये चंद्रवरदाई पृथ्वीराज थर्ड के ही दरबारी कवि रहे हैं। उन्होंने पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसमें इस प्रकार का उल्लेख किया है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वह चंद्रवरदाई का ग्रंथ है। चंद्रवरदाई की बात करें तो ये चंद्रवरदाई जो हैं इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, और उसका नाम मिलता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो करके जो है ये ग्रंथ मिलता है। इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में ही जो है इस चीज का उल्लेख किया गया है। ये संयोगता को उठा ले जाता है, और संयोगता के साथ में ये क्या करता है, पृथ्वीराज प्रेम विवाह कर लेता है इसके साथ में। तो ये गंधर्व विवाह के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये इसके साथ में प्रेम विवाह कर लेता है। तो देखिएगा एक कहानी तो ये पैरेलल में चल रही थी, समानांतर।
एक साथ में ही दूसरी कहानी और चल रही थी। ये तो लंबी चौड़ी कहानी रही है, ऐसे जो है ये प्रेम चला होगा, फिर धीरे धीरे इनके साथ में ऐसी हुई होंगी। लेकिन इसके अलावा इधर दूसरे पैरेलल में पृथ्वीराज के शासन से जुड़ी हुई कहानियां भी चल रही थी। और शासन से जुड़ी हुई कहानियों की बात करें तो वो क्या चल रही थी पैरेलल में, तो वह देखिएगा आप। ये जो है पृथ्वीराज, जब यहाँ पर ये जो है आपके पृथ्वीराज जो है यहाँ पर ये शासन कर रहे थे, तो पृथ्वीराज का शासन जो है उधर अफगानिस्तान तक अड़ा हुआ था, पंजाब वगैरह इन्हीं के अंडर में थे। तो उस समय पंजाब जो था वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। तो पंजाब को लेकर के अफगानिस्तान में गजनी के शासक जो थे उस समय वो थे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो थे, उस मोहम्मद गोरी की नीयत खराब हो गई थी पंजाब पर। तो पंजाब पर नीयत खराब हुई कि पंजाब से अच्छी इनकम हो रही थी, तो क्यों ना पंजाब पर अधिकार कर लिया जाए। तो अब मोहम्मद गोरी पंजाब पर अधिकार करने के लिए पृथ्वीराज थड़ के ऊपर जो है आक्रमण कर देता है। और उस युद्ध की बात करें तो उस युद्ध को जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है तराइन का फर्स्ट युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता है। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो ये जो युद्ध होता है 1191 ईस्वी में होता है। तराइन का पहला युद्ध जो होता है मित्रों, देखिएगा तराइन जो स्थान जो पड़ता है ये आपके हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा जो है यहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में है करनाल। करनाल जो है यहाँ पर ये पड़ता है, ये मैदान जो है तराइन का जो मैदान जो है ये, राइट। इस युद्ध की बात करें तो मित्रों इस युद्ध के पीछे जो कारण जो था, कारण क्या था इस युद्ध के पीछे? युद्ध के पीछे कारण था पंजाब पर अधिकार। पंजाब जो है, पंजाब पर अधिकार को लेकर के ये युद्ध होता है। पंजाब पर अधिकार को लेकर के जो है ये युद्ध होता है। और पंजाब पर अधिकार को लेकर के जो ये युद्ध होता है, तो इस युद्ध की बात करें तो यहाँ ये जो युद्ध होता है तो एक तरफ तो आपके यहाँ पर पृथ्वीराज थड़, और इधर बात करें तो इधर जो है आपके मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गौरी जो है, ये मोहम्मद गौरी की बात करें तो गजनी के शासक। गजनी आपको पता है अफगानिस्तान में, तो ये गजनी के जो है शासक थे। गजनी के शासक थे ये जो बात करें तो मोहम्मद गोरी जो हैं ये। तो इनके मध्य जो है ये युद्ध होता है, ये जो बात करें तो आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थड़ के मध्य। ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि यहाँ पर इस युद्ध में जो है विजय जो होती है, इस युद्ध में जो विजय हुई थी वह पृथ्वीराज की विजय होती है। पृथ्वीराज जो है इनकी ये जो है विजय होती है यहाँ इस युद्ध में। इतिहासकार तो ये भी कहते हैं, यहाँ पर इतिहासकारों में आपके यूँ कह सकते हैं पृथ्वीराज रासो जो है उसमें ऐसा है लिखा हुआ है कि इस पृथ्वीराज थड़ ने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया था, और बंदी बना करके और इसको जो है यूँ कह सकते हैं कि लगभग 6 माह तक बंदी बनाए रखा था। और 6 माह बाद इसको, ये पृथ्वीराज थड़ की सबसे बड़ी भूल थी कि इसको बंदी बनाया, इसको मौत के घाट नहीं उतारा। और ये जो है 6 माह बाद इससे कुछ ऐसा मानते हैं कि कुछ समझौता हो गया था, समझौता हो गया था यहाँ इन दोनों में। तो कुछ धन को लेकर के और पंजाब के जो है वो राइट्स को लेकर के यहाँ पर इन दोनों में समझौता हुआ, और समझौते के बाद दोनों में जो है यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया था। तो अब यहाँ पर ये जो है छोड़ना ही इस पृथ्वीराज थड़ के लिए खतरनाक साबित होता है। तो ये था तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से आप लोग इसको जो है पुकारते हैं मित्रों। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं एक और जो है, इसके बाद में तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो होता है। तराइन का दूसरा युद्ध जो है होता है। और तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें तो तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था उस युद्ध की बात करें तो तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये हुआ था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में होता है। शासक वही थे पृथ्वीराज थड़ इधर, और इधर मोहम्मद गोरी ही थे। देखिएगा मित्रों यहाँ पर इस युद्ध के लिए इस मोहम्मद गोरी को जो इनवाइट किया था वह किया था आपके जो जयचंद गढ़वाल जो थे, इन्होंने जयचंद गढ़वाल जो थे इन्होंने इनको जो है इनवाइट किया था। जयचंद गढ़वाल
जयचंद गढ़वाल जो है ये गहड़वाल जो थे इन्होंने ही इनको इनवाइट किया था यहाँ पर। रीजन क्योंकि जयचंद गढ़वाल इस पृथ्वीराज थर्ड से बदला लेना चाहते थे। पृथ्वीराज थर्ड से जो है ये बदला लेना चाहते थे और बदला भी क्या कि इनकी जो है पुत्री का उस समय जो है ये इन्होंने हरण कर लिया था, वो संयोक्ता को, जो मैंने अभी आपके सामने चर्चा की थी कहानी को। तो वो उस कारण जयचंद गढ़वाल इनसे जो है नाराज थे पृथ्वीराज थर्ड से, तो इन्होंने ही इस मोहम्मद गोरी को इसके लिए इन्वाइट किया था द्वितीय युद्ध के लिए। तो अब यहाँ पर मोहम्मद गोरी बड़ी तैयारियों के साथ में आता है और बड़ी लंबी चौड़ी लाखों की संख्या में सैनिक लेकर के आता है और इसकी सेना जो पति थे यहाँ पर, सेनापति के रूप में यहाँ पर जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये इसके क्या थे, सेनापति के रूप में थे, जो इनके गुलाम भी थे मोहम्मद गोरी के। मित्रों यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखने योग्य ये है कि ये जो है यहाँ पर ये जो है आपके मोहम्मद गोरी के साथ में यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये भी यहाँ पर आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी यहाँ पर सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए इनके साथ में आए थे। तो यहाँ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वही हैं जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, जिन्होंने यहाँ आपके राजस्थान में चिश्ती सिलसिला चलाया था, जिन्होंने यहाँ पर मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो वो यही हैं आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पहले संत हैं राजस्थान के मुस्लिम संत जिन्होंने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि ये इन्हीं के साथ में आए थे। तो यहाँ से प्रश्न आता है मित्रों, प्रश्न ये आता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान कब आए थे। तो कब की अगर बात करें तो वो आए थे आपके 1192 ईस्वी में आए थे। दूसरी बात करें तो वो कहे कि ये जो है किसके साथ में आए थे, तो वो आए थे मोहम्मद गोरी के साथ में ये यहाँ पर आए थे। ठीक है। और तीसरा प्रश्न यहाँ से कि उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो वो थे आपके पृथ्वीराज थर्ड के शासन काल में ये जो है मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आते हैं। मित्रों यहाँ पर अब क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर इस युद्ध का परिणाम जो आता है वो विपरीत आता है, क्योंकि यहाँ पर ये पृथ्वीराज का ध्यान जो है संयोक्ता की तरफ ज़्यादा चला गया था। तो इस युद्ध में इनकी क्या होती है, पराजय होती है। यहाँ इस युद्ध में इनकी पराजय होती है, पृथ्वीराज थर्ड जो है इनकी, और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। इस पराजय के पीछे आपके जो कह सकते हैं कि चंद्रबरदाई जो हैं, वो चंद्रबरदाई एक ही कारण मानते हैं और वो मानते हैं संयोक्ता के साथ में प्रेम प्रसंग। तो संयोक्ता के साथ में प्रेम प्रसंग को ही यहाँ पर इसकी पराजय का कारण माना गया है पृथ्वीराज थर्ड की। यहाँ पर क्या होता है कि पृथ्वीराज थर्ड की पराजय होती है, मोहम्मद गोरी इसको बंदी बना करके और कहाँ ले जाता है, गजनी ले जाता है। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज थर्ड को जो है बंदी बना करके गजनी ले जाता है, और गजनी ले जा करके और वहाँ इसकी दोनों आंखें फोड़ करके पृथ्वीराज थर्ड की, और वहाँ इसको बंदी बना करके रख दिया जाता है। तो वहाँ इसको जो है बंदी बना करके और वहाँ इसको रख दिया जाता है गजनी में, ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ से इनका जो है मोहम्मद गोरी का सिंहासन, जहाँ से जो है जो इसको हमेशा देखता रहे मोहम्मद गोरी, तो ऐसे स्थान पर इसको बंदी बना करके रख दिया था। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटी सी कहानी रही है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। और कहानी ये रही है कि यहाँ जब ये जाते हैं तो चंद्रबरदाई भी इनके साथ में चले जाते हैं, चंद्रबरदाई भी इनके साथ में चले जाते हैं वहाँ पर, और चंद्रबरदाई वहाँ जाकर के और ये जो है मोहम्मद गोरी के विश्वास पात्र बन जाते हैं चंद्रबरदाई, क्योंकि चंद्रबरदाई का मूल नाम था पृथ्वी भट्ट, जो कि अफगानिस्तान के ही रहने वाले थे। तो पृथ्वी भट्ट के नाम से जाने जाते थे चंद्रबरदाई। तो ये जो है वहाँ जाकर के उनके कृपा पात्र बन जाते हैं गोरी के, और वहाँ ऐसा मानते हैं कि कुछ समय गुजरने के बाद में वहाँ पर कोई उत्सव का आयोजन हो रहा था। कहाँ पर, गजनी में। तो वहाँ उत्सव का आयोजन हो रहा था, तो वहाँ पर ऐसा मानते हैं कि उस उत्सव में कई प्रतियोगिताएं होती थी। कोई भी उत्सव राजा महाराजा आयोजित करते थे तो उनमें ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन अवश्य रूप से करते थे, जैसे युद्ध लड़ना वगैरह जो भी है, कुश्ती दंगल वगैरह, ये सारी चीज़ें, दौड़ वौड़ जो भी है, प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। तो उन प्रतियोगिताओं का जब आयोजन हो रहा था तो चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी से कहा कि पृथ्वीराज जो हैं इनको शब्द भेदी बाण चलाना आता है, शब्द भेदी बाण चलाना आता है। मोहम्मद गोरी ने पहली बार सुना था ऐसा शब्द कि ये क्या होता है शब्द भेदी बाण।
उन्होंने कहा कि भाई देखिएगा, आप इनको एक बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास तीर कमान लेकर के आइएगा पृथ्वीराज को, और इनको दो, और मैं बताता हूँ क्या होता है शब्द भेदी बाण। तो देखिएगा उसने क्या सोचा मोहम्मद गोरी ने कि आंख फूट रही है, बाण कैसे चलाएगा, क्योंकि आंखों के देखे बिना बाण चल ही नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा कि क्या मजाक कर रहा है, ला देते हैं। एक और मजाक का पात्र बनाने के लिए पृथ्वीराज को जो है वो तीर कमान ला करके दे दिए थे। बढ़िया। अब क्या होता है कि तीर कमान ला करके दे दिए थे, तो अब चंद्रबरदाई ने संस्कृत में एक श्लोक जो है आपके पृथ्वीराज को जो है सुनाया था, और वह क्या सुनाया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, और ता ऊपर बैठे हो सुल्तान मत चूके चौहान। इतना तो कहा, और ऐसे कहते ही यहाँ पर जो है पृथ्वीराज ने जो है बाण छोड़ दिया और सीधा जो है मोहम्मद गोरी के जाकर के लगा, और मोहम्मद गोरी सिंहासन से गोल हो गए थे नीचे। एक ही बाण में जो है चित्त आए मोहम्मद गोरी जो हैं ये। मरते मरते इनको आदेश दिया कि इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। तो ऐसे जो है पृथ्वीराज थर्ड और चंद्रबरदाई दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मैंने आपको कहा कि 4 बांस 24 गज, वो एक संस्कृत में दोहा है, 4 बांस मीन्स जैसे 4 बांसों की दूरी होती है, इतना 4 बांस 24 गज, 24 गज के बराबर दूरी पर है। अंगुल अष्ट प्रधान मीन्स 8 अंगुल ऊंचाई पर आपसे जो है जो बैठा हुआ है सुल्तान, तो मत चूके चौहान, तो अपनी ऊंचाई से 8 अंगुल ऊपर लगभग जो है बैठा हुआ है। तो इतना ही उसने करके और जो है बाण छोड़ दिया था। तो ऐसा जो है ये शब्द भेदी बाण से वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गोरी की भी। ऐसा यहाँ पर लोग कहते हैं। ये जो है किंवदंतियाँ हैं, ऐसी कुछ कहानियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि पृथ्वीराज की यहाँ पर इसमें पराजय होती है। अब इस पराजय के बाद में यहाँ पर क्या होता है मित्रों, वह देखिएगा। इस पराजय के बाद में यहाँ पर अब जो है ये आपके राजस्थान में, राजस्थान जो है, राजस्थान में पहली बार, राजस्थान में प्रथम बार यहाँ पर मुस्लिम सत्ता जो है स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर मुस्लिम जो है ये मुस्लिम सत्ता का शुरुआत जो है होती है, राइट। और यहाँ इसी के साथ में आपके यूँ कह लीजिएगा कि मुस्लिम सत्ता की शुरुआत राजस्थान में पहली बार होती है। ये राजस्थान के इतिहास ही नहीं, दिल्ली के इतिहास मीन्स भारत के इतिहास का ये टर्निंग पॉइंट रहा था, ये जो युद्ध रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर राजस्थान में पहली बार मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। और आपके दिल्ली में जो है यहाँ पर तुर्की साम्राज्य की भी शुरुआत हो जाती है दिल्ली में। तो दिल्ली में तुर्की साम्राज्य की भी शुरुआत हो जाती है इसी समय, इस युद्ध के उपरांत। तो दिल्ली में जो है यहाँ पर तुर्की साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी। तुर्की सत्ता जो है यहाँ पर ये जो है स्टार्ट हो जाती है इसके साथ ही। क्यों? क्योंकि ये जो है युद्ध में विजय के बाद में जो गौरी जो हैं ये ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद गौरी जो हैं इस समय यहाँ का जो संरक्षक जो है, कहाँ का, ये जो क्षेत्र जीत लिया था, तो ये यहाँ का संरक्षक जो है, ये संरक्षक जो नियुक्त करके जाते हैं, वो जाते हैं इनके गुलाम को। नियुक्त जो किया जाता है वह जो किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, इन कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का जो है ये संरक्षक नियुक्त किया जाता है, जो कि ये मोहम्मद गोरी के कौन थे? गुलाम थे। ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। तो यहाँ पर क्योंकि दिल्ली तक साम्राज्य किनका था? इन चौहानों का था। तो जाहिर सी बात है अपना आप ही दिल्ली तक शासन किनका हो गया? इस मोहम्मद गोरी का हो गया था। तो मोहम्मद गोरी ने यहाँ का संरक्षक कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे चल करके, इन्होंने आगे चल करके 1206 ईस्वी में आपके दिल्ली में इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। दिल्ली में इन्होंने क्या किया? गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। इन्होंने दिल्ली में गुलाम वंश जो है स्टार्ट कर दिया था। गुलाम वंश इसलिए क्योंकि ये गुलाम थे किसके? और वो भी किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के। तो इस कारण इन्होंने गुलाम वंश स्थापित कर दिया था। तो ऐसे यहाँ पर ये होता है। इधर क्या होता है कि वो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इन्होंने क्या किया कि ये आपके यहीं पर ही रह गए थे, अजमेर में रहे थे ये यहाँ पर। और अजमेर में रह करके इन्होंने यहाँ पर चिश्ती सिलसिला जो है स्थापित कर दिया था। और चिश्ती सिलसिला यहाँ पर ये स्थापित करने के साथ ही यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये चिश्ती सिलसिला जैसे अपने हिंदुओं में जो है संप्रदाय होती हैं, ऐसे ये जो है इनका चिश्ती सिलसिला जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर इन्होंने ये मुस्लिम धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया था।
तो इन्होंने यहाँ पर ये जो है मुस्लिम धर्म के ये प्रथम प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं और इनकी यहीं पर ही मृत्यु हो गई थी। तो इनकी दरगाह जो बनी हुई है ये अजमेर में ही बनी हुई है। ये दरगाह जो है यहाँ अजमेर में ही बनी हुई है और इस दरगाह का निर्माण जो करवाया था वह करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली के शासक बने थे। इनके दामाद थे, ये जमाई थे कुतुबुद्दीन ऐबक के इल्तुतमिश। तो इन्होंने यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर ये जो है इन्होंने इस दरगाह का निर्माण जो है करवा दिया था। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर ये अजमेर में इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो ये आपके राजस्थान में पहले जो है जो कह सकते हैं मुस्लिम धर्म प्रचारक संत के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने चिश्ती सिलसिला भी यहाँ पर ये स्टार्ट किया था। इधर क्या होता है कि आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा आगे क्या होता है कि पृथ्वीराज जो थे, पृथ्वीराज जो हैं, इस पृथ्वीराज की तो वहां पर मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज थर्ड की जो है इनके पुत्र थे और इनके पुत्र की बात करें तो उनका नाम मिलता है गोविंदराज। गोविंदराज करके जो है इनके पुत्र थे। इस गोविंदराज की बात करें तो इस गोविंदराज चौहान जो थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये जो है मोहम्मद गोरी जो है, इन्होंने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इन्होंने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसी कारण इनको छोड़ दिया गया था। जो आगे चलकर के कालांतर में, और ये जो है आपके गोविंदराज जो है रणथंभौर जो है, इस रणथंभौर में ये यहाँ पर ये क्या करेंगे, चौहान वंश की स्थापना करेंगे। और यहाँ पर ये जो है चौहान वंश जो स्थापित करेंगे वह चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में ये यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना करेंगे। और वो भी किसके अंडर में, मोहम्मद गोरी के अंडर में ही यहाँ इन्होंने चौहान वंश स्थापित किया था। और इसी के साथ में यहाँ पर इस गोविंदराज जो थे, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में, कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में रह करके, और यहाँ इन्होंने ऐबक के संरक्षण में रह करके जो है यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में रह करके इन्होंने शासन किया था। ये जो पृथ्वीराज थर्ड जो हैं इन्होंने, ये गोविंदराज जो हैं इन्होंने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में रह करके शासन करते हैं। तो ऐसा ये जो है रहा था आपके यहाँ पर। तो पृथ्वीराज थर्ड जो है इनका यहाँ पर अंत हो जाता है। पृथ्वीराज थर्ड के कुछ दरबारी कवि भी हैं, दरबारी इनके कुछ राइटर रहे हैं। और उन दरबारी राइटरों की बात करें तो उनके बारे में यहाँ पर हम बात करें तो इनके दरबारी जो कवि हैं, इनके दरबारी जो कवि रहे हैं, दरबारी कवियों की बात करें तो उनमें जैसे बात करें तो यहाँ पर जैसे विश्वरूप, ठीक है, जगदेव, आशाधर, पृथ्वीराज भट्ट जो है, इन्हीं को जो कहा गया है वह जो कहा गया है आपके चंद्रबरदाई के नाम से जो है इनको पुकारा गया है। तो ऐसे कुछ इनके दरबारी कवि थे। विश्वरूप है, जनार्दन है, इसके अलावा और भी आप बात करें तो जनार्दन है। ऐसे जो है इनके ये दरबारी कवि रहे हैं आपके पृथ्वीराज थर्ड जो रहे हैं इनके। तो यहाँ होता है दोस्तों आपका चौहान वंश अजमेर में समाप्त। तो यहाँ पृथ्वीराज थर्ड की मृत्यु के साथ में ही अजमेर में चौहान वंश पर पर्दा गिर गया था और यहाँ पर मुस्लिम सत्ता का शुरुआत हो जाती है आपके अजमेर में, जो कि दिल्ली तक मुस्लिम सत्ता छाई रही थी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शब्बा खैर, खुश रहो, आबाद रहो और पढ़ते रहो। नमस्कार, जय हिंद।